आइए सुनते हैं आज की कहानी ढाबे वाली। एक बार की बात है, एक गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। वो अपने पति रमेश के साथ रहती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर एक ढाबा खोला था। पहले उनके जीवन में काफी कष्ट था। उसके पति की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर आ गई थी। उसे घर का खर्च भी चलाना पड़ता था और साथ ही अपने पति की दवाइयों का खर्चा भी उठाना पड़ता था। सीमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए वो सोचती थी कि वो खाना बनाकर बेचा करेगी। शुरुआत में तो उसने अपने खाने का ठेला लगाया था, जिसमें वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि बनाकर बेचा करती थी। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो धीरे धीरे मशहूर हो जाती है। उसके कुछ समय बाद उसके पति की भी तबीयत ठीक हो जाती है। समय के साथ उन्हें काफी मुनाफा होने लगता है। फिर वे दोनों मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं। उन दोनों का खाना काफी मशहूर हो चुका था, इसलिए हर कोई उनके ढाबे पर खाना खाने आता था। इससे उनके घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। इस तरह वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की सहायता भी किया करते थे। उनके ढाबे के सामने काफी जमीन खाली थी और वहां पर कुछ लोगों के छोटे छोटे घर भी थे। तब एक दिन सीमा और रमेश बाकी दिनों की तरह ही अपने ढाबे पर काम कर रहे थे। तब वे देखते हैं कि उनके ढाबे के सामने ही एक होटल बनने वाला है और वहां पर जितने भी छोटे छोटे घर थे उन सभी को भी तोड़ दिया जाता है। तब सीमा कहती है, अजी, यहाँ पर तो होटल बन रहा है। जब ये होटल बनकर तैयार हो जाएगा तब कहीं ऐसा न हो कि जितने भी लोग हमारे ढाबे पर आते हैं वो यहाँ आना बंद हो जाए और हमारे ढाबे का काम बिल्कुल ही बंद हो जाए। तब रमेश कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? होटल का खाना हर व्यक्ति नहीं खा सकता। होटल में तो इतना महंगा खाना मिलता है और तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने के आगे सभी खाने फीके पड़ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, भगवान पर भरोसा रखो। उसके बाद सीमा और रमेश फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पूरा एक वर्ष बीत जाता है। उसके कुछ समय बाद उनके ढाबे के सामने वो होटल खुल जाता है। परंतु होटल खुलने के बाद भी सीमा के ढाबे पर भीड़ कम नहीं होती। पहले की तरह ही सभी व्यक्ति सीमा के ढाबे पर ही खाना खाने जाया करते थे। तब एक दिन रमेश सीमा से कहता है कि भाग्यवान, मैं तुमसे कहता था ना कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो और इस होटल के खुलने से हमारे ढाबे को कोई खतरा नहीं होगा। देखा, आज भी हमारे पास कितने लोग खाना खाने आते हैं। तब सीमा कहती है कि हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। आज भी हमारे ढाबे पर उतने ही व्यक्ति आते हैं और मैं बेवजह ही चिंता कर रही थी। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी मिलकर अपना काम खत्म करके वापस घर चले जाते हैं। इसी तरह उन्हें कुछ महीने बीत जाते हैं। उनके ढाबे पर लोग आने कम नहीं होते, परंतु वहीं दूसरी तरफ होटल का मालिक यश, वो सोचता है कि इस ढाबे पर तो बहुत से लोग खाना खाने आते हैं और जब तक लोग यहाँ पर आएंगे तब तक कोई भी मेरे होटल में नहीं आएगा। इसलिए सीमा और रमेश उसकी आंखों में चुभने लगते हैं। वो सोचता है जब तक इन लोगों का ढाबा यहाँ रहेगा मेरा होटल नहीं चलेगा। उसके बाद वो एक निर्णय लेता है और उसके अगले दिन ही सीमा और रमेश से बात करने उनके ढाबे पर पहुंच जाता है। तब उनसे कहता है कि तुम दोनों अपना ये ढाबा बंद कर दो, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी कीमत दूंगा। तब रमेश कहता है कि नहीं, हम अपना ढाबा बंद नहीं करेंगे। तब यश कहता है कि ये तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, तुम इसे मत गवाओ। वैसे भी मेरे होटल के आगे तुम्हारा ढाबा ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तब सीमा कहती है कि मुझे तो यहाँ पर उल्टा लग रहा है। तुम्हें हमारे ढाबे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने होटल की चिंता करो। उसके बाद यश उन दोनों को पैसे का लालच देकर ढाबा बंद कराने के लिए बार बार कहता है, परंतु सीमा और रमेश उसकी बात को नहीं मानते। उसके बाद यश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उन दोनों को गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से देख लूंगा, तुम्हें तो ढाबा बंद करना ही होगा। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है। तब सीमा रमेश से कहती कि अजय, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर दे। तब रमेश कहता है कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो,
तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। तब सीमा कहती है कि हे भगवान, हमारी सहायता करना। उसके बाद यश सीमा और रमेश के ढाबे को बंद करवाने की ठान लेता है। उसके अगले दिन वो कुछ लोगों को भेजता है जो कि सीमा और रमेश को ढाबा बंद करवाने के लिए धमकी देते हैं, परंतु उसके बाद भी वे दोनों अपना ढाबा बंद नहीं करते। इस बात से यश बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसकी कोई भी चाल उन पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए अब आखिरी तरकीब सोचता है। जब सीमा और रमेश अपना ढाबा बंद करके वापस अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद यश कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर उनका ढाबा पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। उनका ढाबा पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। जब सीमा और रमेश अगले दिन आकर अपने ढाबे की ऐसी हालत देखते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये काम यश का ही है। उसके बाद सीमा रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है कि उसने हमारे ढाबे को ही नष्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमने इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी और इतनी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे थे। हमने कितने वर्षों की मेहनत के बाद ये ढाबा खोला था। तब रमेश कहता है कि उसे अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। हम उसे सजा जरूर दिलवा कर रहेंगे। अभी हम घर चलते हैं। उसके बाद सीमा और रमेश अपने घर चले जाते हैं। फिर वे दोनों उसी दिन थाने में चले जाते हैं और यश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं, परंतु पुलिस वाले भी यश के खिलाफ कुछ नहीं करते और कहते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। जब सीमा और रमेश ये बात सुनते हैं तो वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर अब क्या करेंगे। उनका जीवन फिर से कष्टदायी हो जाता है। वे दोनों अब अत्यधिक उदास रहने लगे थे। उनके पास कुछ रुपए थे जिसके सहारे उनका घर चल पा रहा था। तब एक दिन सीमा रमेश से कहती है कि आखिर हम इस तरीके से कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि कल को हमारे पास जितने भी पैसे बचे हैं वे सभी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें फिर से कोई काम ढूंढना होगा। तब रमेश कहता है कि हाँ भाग्यवान, हमने पहले भी तो सब कुछ एकदम शुरुआत से ही किया था। हम पहले खाने का ठेला लगाते थे, उसके बाद हमें सफलता प्राप्त हुई, फिर धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। क्या हुआ कि उसने हमारा ढाबा तोड़ दिया है, परंतु हम फिर से मेहनत करके अपना ढाबा जरूर हासिल करेंगे और उसके आगे हम बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले हैं। तब सीमा कहती है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम फिर से मेहनत करेंगे और अपना ढाबा वापस हासिल करेंगे। उसके बाद सीमा और रमेश फिर से मेहनत करना शुरू कर देते हैं और वो अपना खाने का ठेला लगा लेते हैं। सीमा और रमेश दिन रात मेहनत करते हैं। वे दोनों पहले ही अपने खाने के लिए काफी मशहूर थे और उनके खाने की कीमत ज्यादा भी नहीं थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास खाना खाने आया करते थे। फिर से उन दोनों को काफी मुनाफा होने लगता है और वो काफी हद तक पैसा भी जमा करने लगते हैं। वहीं एक तरफ सीमा और रमेश के साथ तो फिर से सब ठीक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ यश, जिसने कि गलत तरीके से होटल खोला था और उसने बहुत से लोगों को तंग किया था, ये सब बात उसके होटल के कर्मचारी को पता चल जाती है। तब वो यश के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है और थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है। उसके बाद जब पुलिस वालों के पास यश के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, तब वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका होटल बंद कर देते हैं। जिस होटल कर्मचारी ने यश के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे, उसका नाम था आरव। एक दिन वो सीमा और रमेश से मिलने उनके घर आता है। रमेश आरव से पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं? तब आरव बताता है कि यश के होटल का कर्मचारी है जिसने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे और उसे पुलिस में गिरफ्तार करवाया था। उसके बाद वो सीमा और रमेश को कुछ रुपए देता है। उनसे कहता है कि ये जुर्माना है जो यश ने आपका ढाबा तोड़ा था। मैं खास यहाँ पर आप लोगों को ये पैसा देने आया हूँ और मैं आप दोनों की आपका ढाबा बनाने में सहायता करूंगा। इस बार हम सभी मिलकर एक अच्छा सा ढाबा बनाएंगे। तब रमेश और सीमा आरव से पूछते हैं कि आखिर वो उन दोनों की इतनी सहायता क्यों कर रहा है। तब आरव कहता है कि मैं वही आरव हूँ जिसकी आपने कुछ वर्ष पहले सहायता की थी। वो आगे बताता है कि जब मेरी पत्नी और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, हमारे पास
रहने के लिए घर भी नहीं था और न ही खाने को हमारे पास कुछ था। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तब हम दोनों आपके ढाबे पर आए थे और आप दोनों ने हमारी बहुत सहायता की थी। आपने हमें अपने ढाबे पर काम दिया और हमें रहने का स्थान भी दिया था। आप हमें दोनों वक्त का खाना भी खिलाते थे। तब सीमा और रमेश को सब याद आ जाता है कि ये वही आरव है जिसकी उन्होंने कई वर्ष पहले सहायता की थी। तब सीमा कहती है कि क्या आप वही आरव हैं? क्या अब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है? तब आरव कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी भी बिल्कुल ठीक है और हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। आप दोनों की सहायता और सहयोग से हम दोनों की स्थिति अब काफी अच्छी हो गई है। हम दोनों अब अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आप दोनों का हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब सीमा कहते हैं कि परंतु हमारी वजह से अब आपकी नौकरी फिर से चली गई। वो होटल तो अब बंद हो चुका है। अब आप नौकरी कैसे करेंगे? ये सब हमारे कारण ही हुआ है। तब आरव कहता है कि नहीं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। ये सब तो यश की ही गलती है। उसने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया था और मैं कभी भी कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। उसे तो अपने किए की सजा मिल ही रही है और वैसे भी मुझे कहीं और नौकरी मिल ही जाएगी। इसमें आप दोनों की कोई भी गलती नहीं है। आप कृपया ऐसा मत कहिए। उसके बाद सीमा, रमेश, आरव तीनों मिलकर फिर से एक नया ढाबा खोल लेते हैं। इस बार उनका ढाबा पहले से भी ज्यादा शानदार होता है। सीमा, रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए आरव भी उनकी सहायता करता है। उसके बाद सीमा, रमेश के पास फिर से अपना खुद का ढाबा हो जाता है। ढाबा तैयार होने के बाद सीमा और रमेश ये निर्णय लेते हैं कि वो इसमें आरव की भी हिस्सेदारी रखेंगे। पहले तो आरव इस चीज के लिए पूरी तरीके से इनकार कर देता है, परंतु सीमा कहती है कि अगर आप नहीं होते तो हमें हमारा ढाबा फिर से वापस नहीं मिलता। इन सभी में आपका पूरा सहयोग है और आप इसके पूरे हकदार हैं। तब आरव कहता है कि परंतु मैंने लालच के कारण आप दोनों की सहायता नहीं की थी, इसलिए मैं इसका हिस्सेदार नहीं बन सकता। फिर सीमा कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि आपने सच्चे दिल से हमारे सहायता की है और हमारी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। वैसे भी आपने हमारे साथ पहले काम किया है। हमें आपसे अच्छा साथी नहीं मिल सकता। फिर सीमा और रमेश के समझाने के बाद आरव मान जाता है और वो भी उन दोनों का साथी बन जाता है। इसके बाद वे तीनों मिलकर उस ढाबे में खूब मेहनत करते हैं। उनका ढाबा अब बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। वे सभी मिलकर खूब मुनाफा कमा रहे थे। अब उन सभी की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो चुकी थी। इस तरह वे सभी मिलजुल कर काम करते हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ भी गलत करते हैं तो हमें उसका परिणाम अवश्य भुगतना होगा। साथ ही हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें वो कहानी भेज सकते हैं और कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।